हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत जैन। जीपीएससी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम थर्ड वीडियो की बात करेंगे। स्टार्टिंग के दो जो वीडियोस है हमने फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड डिस्कस किए थे। जो तीसरा वीडियो है उसमें जो सब्जेक्ट है वो हाइड्रोलॉजी है। बेसिकली जो कंप्लीट सब्जेक्ट है उसका नाम है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। लेकिन जीपीएससी में हाइड्रोलॉजी के अपने आप में 8 से 10 क्वेश्चन अलग से आते हैं और वाटर रिसोर्सेज के भी 10 से 12 क्वेश्चन अलग से बनते हैं। तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट को आपके सामने अलग अलग ही डिस्कस करूंगा। तो हाइड्रोलॉजी में आज करीब हम 15 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है और इस बार के किसी भी तरह के एग्जाम में जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का है सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के लिए उसके अंदर आ सकते हैं। चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो या एक्सीएन का हो या डेप्यूटी एक्सीएन का हो या फिर एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो। ठीक है। जिन लोगों ने दो वीडियो स्टार्टिंग के वीडियो 1 वीडियो 2 नहीं देखे हैं तो वो लोग उसको देख ले और उन चीजों को डाउनलोड करके रख ले, सो दैट कि एग्जाम में अगर उस तरह के क्वेश्चन आए तो वो वहां से कवर अप कर सके। ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलॉजी के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी का। इंडिया हैज its geographical area approximate 33 lakh स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये ऑलमोस्ट रियलिस्टिक डेटा है। ये कितना दे रहा है एरिया? 33 लाख, यानी 33 इंटू 10⁵ किलोमीटर स्क्वायर। इफ इवेपोरेशन लॉसेज जो दे रखा है इसके अंदर वो कितना दे रखा है? 700 किलोमीटर क्यूब। यानी ये इवेपोरेशन लॉसेज जो है, जो अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिफाइन करते हैं लीटर पर डे के अंदर या एमएम पर डे के अंदर, लेकिन यहां पे किलोमीटर क्यूब में, यानी इसका मतलब वॉल्यूम के अंदर इवेपोरेशन लॉसेस को दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 700 किलोमीटर क्यूब। ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, नॉर्मली हम कितना लेते हैं? 119 सेंटीमीटर लेते हैं या फिर यू कैन से 1190 mm लेते हैं, बट यहाँ पे 1200 mm दे रखा है। तो जो प्रेसिपिटेशन है वो हमको 1200 mm का मतलब कितना हो गया? अगर किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करूं तो इट इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 किलोमीटर। तो ये पूछता है कि नेट वाटर अवेलेबल कितना होगा, मतलब इतना तो पानी आया वॉल्यूम हमारे पास प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, और कितना पानी चला गया वो इवेपोरेशन की फॉर्म में। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें से ये माइनस कर देता हूं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना है? 33 इंटू 10⁵ को 120 इंटू 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3960 किलोमीटर क्यूब आ गया। और इवेपोरेशन लॉस कितना है? 700, तो माइनस कर दिया था 2960 किलोमीटर क्यूब, यानी डी जो आंसर है वो है 2960 किलोमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर नेट अवेलेबल होगा अर्थ के ऊपर इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट एरिया। जो एरिया आपको 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर डिफाइन कर रखा है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये बेसिकली कैसे निकाला? वाटर बजट इक्वेशन से निकाला। इतना इनकमिंग है, दैट जो आउटगोइंग है इवेपोरेशन है, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्टोरेज, और यू कैन से नेट वाटर अवेलेबल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन द बेसिन लैग। बेसिन लैग का मतलब क्या होता है? टाइम डिफरेंस। ठीक है। एंड बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय सिंडर्स इक्वेशन, लेजीमीटर, ठीक, डाइल्यूशन टेक्निक, इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेज। इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेज मतलब फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डाइल्यूशन टेक्निक नॉर्मली हम कहते हैं कि वेलोसिटी निकालने के लिए बात करते हैं, फ्लो वेलोसिटी। लेजीमीटर इवेपोर ट्रांसपिरेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं। और जो बेसिन लैग और बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं उसमें सिंडर्स इक्वेशन के द्वारा ही स्टैब्लिश की जा सकती है। देखिए सिंडर्स इक्वेशन रिलेट्स द बेसिन लैग टीपी। डिफाइन बेसिन लैग क्या वो बता रहे हैं? डिफाइन एज द टाइम इंटरवल फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ यूनिट रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस का मतलब है जो बेसिकली आपका, जैसे आप जिस समझ लिखते हैं RE, या फिर यू कैन से इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? जो भी रेनफॉल है दैट माइनस लॉसेज इक्वल टू कॉल इफेक्टिव रेनफॉल और रेनफॉल एक्सेस विच इज ऑल्सो इक्वलेंट टू रन ऑफ। ठीक है। तो उसका जो पीक है और जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक है, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बेसिकली बेसिन लैग। ठीक है। और बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारी हो सकती है कि स्लोप है उसका कैचमेंट एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें बेसिकली जो अंड्यूलेशंस है वो भी बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेजिटेशन कवर कैसा है वो भी बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इन दोनों को जो रिलेट करती है वो सिंडर्स इक्वेशन करती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ बी का रखा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सिंडर्स इक्वेशन। ठीक है ना।
तो ए विल बी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, द रेनफॉल स्टॉर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, 3, 9, 6, 5, 6, 9 and 4 सेंटीमीटर corresponding to 8 consecutive years occurs in southern basin। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आपको प्रेसिपिटेशन की वैल्यू दे रखी है किसी एक पर्टिकुलर बेसिन या कैचमेंट के रेस्पेक्ट के अंदर, ठीक है ना। द रेस्पेक्टिव मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन रेनफॉल एक्सेस वुड बी। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमाता हूं, तो सबसे पहले 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा, ठीक है। 6 कितनी बार है यहाँ पे, 1, 2, 3, 3 बार 6, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 टोटल 6 डेटा आ गए। फिर उसके बाद है 9 2 बार है, ठीक है। अब हमको इसका मीडियन और मोड निकालना है। तो मोड तो क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, यानी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे 6 सबसे ज्यादा है, तो 6 सेंटीमीटर तो होगा इसका मोड, राइट। मीडियन क्या होगा कि जो मिडिल वैल्यू होती है, अब ये वैल्यूज है 2, 2, 4, 2, 6, तो 8 वैल्यूज है, तो इनका जो मीडियन निकलेगा इन दोनों से निकलेगा, यानी मीडियन कितना हो जाएगा 6 + 6/2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 and 6 यानी ऑप्शन ए, ठीक है। मोड ऑफ रेनफॉल सीरीज जो सबसे ज्यादा आती है, रेनफॉल विच अकर्स मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा, ठीक है। मोस्ट ऑफन का मतलब है प्राय। टू फाइंड मीडियन, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, फिर मिडिल का हमने एवरेज निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड मीडियन। इट इज 6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टच है आंसर का, लेकिन ये आएगा आपका हाइड्रोलॉजी के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, टू द विंड वेलोसिटी मेजर्ड एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर अबव ग्राउंड and it is found as 2 km/h. The wind velocity at height of 128 मीटर would be। 1 मीटर के ऊपर विंड वेलोसिटी 2 km/h है, तो 128 मीटर पे कितनी होगी। देखिए विंड वेलोसिटी, रोहर्स ने एक फॉर्मूला दिया था विंड वेलोसिटी के लिए। तो वो जो विंड वेलोसिटी है, वो जो भी हाइट है उसकी h जो भी हाइट है उसकी 1/7 की प्रोपोर्शनल होती है, पावर 1/7 की। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, नॉर्मली क्या होता है कि जो विंड वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे हम मेजर करते हैं, वो बिल्कुल सरफेस पे नहीं करते, सरफेस से 1 मीटर की हाइट पे करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सरफेस के ऊपर विंड वेलोसिटी मेजर नहीं हो सकती है, वो तो ऑलमोस्ट 0 होगी। तो सरफेस से 1 मीटर हाइट के ऊपर लेते हैं, और वो इन्होंने 2 km/h दे रखी है। तो यहाँ पे U1/U2 क्या हो जाएगा, H1/H2 की पावर 1/7। H1 वैल्यू 1 दे रखी है, 128 दे रखी है, तो 128 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। इसका 1/7 करने का 2 आ जाएगा, तो U2 = 4 km/h आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल है, लेकिन जबकि फॉर्मूला ध्यान हो। अगर आपको रोवर्स की इक्वेशन ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन करना टफ है। और रोवर्स की इक्वेशन जो काम आती है वो इवेपोरेशन लॉसेस को निकालने के भी काम आती है, जो कि मेयर्स ने एक इक्वेशन दी थी MEYER, ठीक है ना। मेयर्स की इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल इक्वेशन फॉर इवेपोरेशन लॉसेस। उसमें भी रोवर्स की इस इक्वेशन को, विंड वेलोसिटी की इक्वेशन को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए कैचमेंट कंसिस्ट ऑफ 20% एरिया विद रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.4 with remaining 80% area with runoff coefficient of 0.6। the equivalent, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। 0.2 एरिया दे रखा है, उसके रेस्पेक्ट में कोफिशिएंट 0.4 प्लस 0.8 एरिया के रेफरेंस में 0.6 अपॉन 0.2 प्लस 0.8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.56 आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 0.56 करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। कुछ इजी भी आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जीपीएससी में सारे ही क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, हीट एनर्जी यूज्ड इन एवोपरेशन इक्वल टू 244 वाट पर मीटर स्क्वायर। बट जीपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा, रिमेंबर। लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन कितनी दे रखी है, 2440 किलो जूल, यानी 2440 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। अगर आपको वॉट को कंपेयर करना है तो आपको जूल से कंपैरिजन करना पड़ेगा, किलो जूल से नहीं होगा, इसलिए मैंने 10⁻³ लिख दिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस मेथड। तो एनर्जी बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो दैट इज इक्वल टू He/ρW × L। He जो है वो हीट एनर्जी यूज्ड इन इवेपोरेशन, कितनी 244, ρW 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी। 2440 हमको पता है ये वैल्यू इंटू 10⁻³ रख दिया, तो यहाँ पे 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड आया। तो अब इसको आंसर जो हमसे पूछा है वो mm पर डे में हमसे पूछा है,
ठीक है, तो इसको आप mm पर डे के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद करेक्ट आंसर आएगा 8.64 mm पर डे, यानी अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड एज। देखिए नॉर्मली तो आपको याद रखनी चाहिए वैल्यू, आंसर है 40%, लेकिन निकालते कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो होती है EA अपॉन EW। EA क्या है? बेसिकली रेट ऑफ इवेपोरेशन या इवेपोरेशन लॉसेज, है ना, इवेपोरेशन लॉसेज एट एयर टेम्परेचर। EW क्या है? इवेपोरेशन लॉसेज एट वेपर टेम्परेचर। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उस पर EA की वैल्यू 7.02 mm ऑफ मरकरी होती है और EW की वैल्यू 17.54 mm ऑफ मरकरी होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 आएगा, परसेंटेज के अंदर ये 40% के बराबर आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है, चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये दो वैल्यूज को भी याद रख लीजिएगा, 7.02 और 17.54, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये वैल्यूज पूछ ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर मूव करते हैं। द 100% डिपेंडेबल फ्लो फॉर एन FM मिरर स्ट्रीम इज। देखिए स्ट्रीम को हम नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली जो होती है वो पेरेनियल होती है, ठीक है, पेरेनियल स्ट्रीम जिसमें थ्रूआउट द ईयर वाटर रहता है। तो पेरेनियल स्ट्रीम में थ्रूआउट द ईयर वाटर इसलिए रहता है क्योंकि उसमें बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, दूसरी रहती है बेसिकली इंटरमिटेंट स्ट्रीम। इंटरमिटेंट स्ट्रीम उसको बोलते हैं जिसमें रुक रुक के पानी आता है, जब मौसम है मानसून है तो पानी आता है, जब नहीं है तो नहीं आता है। और उसके बाद आती है तीसरी एफेमेरल स्ट्रीम। एफेमेरल जो स्ट्रीम है हम उन स्ट्रीम्स को बोलते हैं जिसके अंदर बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन 0 रहता है। तो जब हम डिपेंडेबल फ्लो की बात करते हैं तो डिपेंडेबल फ्लो को इस तरीके से शो करते हैं। तो एफेमेरल स्ट्रीम के केस में ये 100% डिपेंडेबल फ्लो ये होगा, दैट इज इक्वल टू 0 वैल्यू। तो 100% जो डिपेंडेबल फ्लो होगा एफेमेरल स्ट्रीम के केस में वो 0 होगा। लेकिन जब अगर हम पेरेनियल की बात करेंगे तो इसके ये इस तरीके से आएगा, यानी यहां पे खत्म हो जाएगा, तो इसकी एक सर्टेन वैल्यू आएगी। तो पेरेनियल रिवर या पेरेनियल स्ट्रीम के केस में 100% डिपेंडेबल जो फ्लो होता है ये 100% है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज 100। तो 100% डिपेंडेबल फ्लो उस केस के अंदर एक सर्टेन वैल्यू होती है, बट एफेमेरल स्ट्रीम के केस में इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। एफेमेरल स्ट्रीम्स आर दोज विच बिकम ड्राई सून आफ्टर एंड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब जब मानसून आया तो उसमें पानी आया, उसके बाद ड्राई हो गया। दे डू नॉट हैव एनी बेस फ्लो कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनके अंदर बेस फ्लो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फिर 100% बेस फ्लो क्या होता है वो आप लोगों को पता है। बेस फ्लो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हम और ब्रॉडली देखें तो जैसे ये एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस समझ लीजिए आप। जब वाटर इनफिल्टर होकर जाता है तो यहां से कुछ पानी एक जस्ट सरफेस की लेयर के साथ मूव करता है और यहां स्ट्रीम के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। और कुछ पानी क्या होता है कि बहुत नीचे आ जाता है और वो एक लेटरल स्टेज में जाके स्ट्रीम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो ये जो पानी जो दोनों तरह का वाटर है इसको हम बोलते हैं इंटरफ्लो, क्योंकि सब सरफेस फ्लो या इंटरफ्लो बोल सकते हैं इसको। तो जो यहां पे बहुत जल्दी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, और जो डिलेड अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा दिस वन इट इज कॉल्ड बेस फ्लो। तो एफेमेरल स्ट्रीम के अंदर बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जबकि पेरेनियल रिवर के अंदर कंटिन्यूस होता है। इसलिए थ्रू द ईयर जो पेरेनियल रिवर या स्ट्रीम है वो हमेशा उसके अंदर वाटर रहता है। अब देखिए आगे, द 100% डिपेंडेबल फ्लो इज फाउंड आउट फ्रॉम द फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन क्या है, कर्व क्या है, डिस्चार्ज वर्सेस परसेंट ऑफ द टाइम फ्लो वाज एक्सीडेड। फॉर ए पेरेनियल स्ट्रीम द 100% डिपेंडेबल फ्लो इज अ फाइनाइट वैल्यू, कोई एक सर्टेन वैल्यू होगी, बट फॉर एफेमेरल स्ट्रीम इट इज 0। ओके, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आइस एच पर यूनेस्को टर्मिनोलॉजी। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकली आइस के अंदर। तो जो वाटर का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला आइस का होता है, यानी क्या होता है? H2O का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। इन एन एरिया वेलोसिटी मेथड ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट द विड्थ ऑफ फर्स्ट 2 sections are respectively 2 मीटर एंड 4 मीटर। द एवरेज विड्थ ऑफ द फर्स्ट सेक्शन वुड बी। मतलब ये इस तरीके का है, एक फ्लो यू कैन से कि एक रिवर बेड है या पैच है, ठीक है ना,
तो एरिया वेलोसिटी मेथड में हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस बना लेते हैं। ये W1 दे रखा है, ये W2 दे रखा है। दिस इज W1 विड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्शन, दिस इज W2। हमको एवरेज विड्थ निकालनी है फर्स्ट सेक्शन की। तो फर्स्ट सेक्शन क्या होगा इसमें, सॉरी, ये जो है ये वाली इसकी सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन से बीच की डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट सेक्शन, यानी W1 बार। तो W1 बार जो होता है, अकॉर्डिंग टू एरिया वेलोसिटी मेथड, एवरेज विड्थ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट सेक्शन इज कैलकुलेटेड अज्यूमिंग दीज सेक्शन एज ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, वो हम कर ही रहे। सो एवरेज विड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्शन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 बाई 2 अपॉन 2W1। यहाँ पे W1 2 मीटर दे रखा है, W2 4 मीटर, तो हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया इसको। करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 मीटर, यानी ऑप्शन ए। इस पे जो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है वो तो कन्वेंशनल में बनता है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं गया हूं, लेकिन जो छोटा क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए ट्राइंगुलर शेप यूनिट हाइड्रोग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड। इसको ऐसा बना लेते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो ये इस तरीके, सॉरी, ये इस तरीके से होगा। ठीक है ना, यहां पे टाइम ले रहे हैं हम, यहाँ पे डिस्चार्ज ले रहे हैं। ये वाला जो इसका पीक है, ये कह रहा है कि 15 घंटे के अंदर हमको मिल गया, और पीक कितना दे रखा है, 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये 0। तो फिर ये बोल रहा है कि रिसेशन लिम, ये तो ये वाला जो है ओ ए तो क्या हो गया हमारे पास, राइजिंग लिम, और ए से लेके ये बी मान लेता हूं, बी जो हो गया ये क्या होगा, रिसेशन लिम। तो रिसेशन लिम के ऊपर 15 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज लेट से इस पॉइंट पे मिलता है, जिसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है उसकी वैल्यू है x। ठीक है ना, यहां पे क्या वैल्यू है, ये 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सिंस की यहां पे स्लोप बराबर है दोनों केस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 0 इक्वल टू 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 50, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने यहां पे इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करके x की वैल्यू निकाली, दैट इज 25 आवर्स, यानी 25वें घंटे पे जाके रिसेशन लिम के अंदर जो डिस्चार्ज होगा कितना हो जाएगा, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड सिमिलर वे में आप आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, अगर बेस टाइम पूरा 80 घंटे का है और जो पीक है वो 15 मीटर क्यूब, सॉरी 45 मीटर क्यूब पर सेकंड मिलता है 15 घंटे में, तो रिसेशन लिम के ऊपर 15 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज की वैल्यू कितने टाइम इंटरवल के बाद होगी। तो टाइम इंटरवल कितना है, 25 घंटे। 25 घंटे के बाद रिसेशन लिम के ऊपर ये वैल्यू होगी। तो हमने कैसे निकाला, ये स्ट्रेट लाइन स्लोप इक्वेशन से निकाला, क्योंकि ये हमको क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल सेक्शन दे रखा है जो कि लीनियर सेक्शन है। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द एम्पेरिकल इक्वेशन ऑफ किर्पिच इज कैलकुलेटेड, किर्पिच टू कैलकुलेट टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी TC हैज यूनिट ऑफ टाइम इन। ठीक है, किर्पिच इक्वेशन नॉर्मली हम कहां यूज करते हैं, जब हम फ्लड फ्लो की फ्रीक्वेंसीज वगैरह या फ्लड के लिए हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो एक एम्पेरिकल इक्वेशन है। तो उसकी जो इक्वेशन है वो मैं आपको बताता हूं, ये इक्वेशन है किर्पिच की। TC इक्वल टू 0.01947 1947, L की पावर 0.77, S की पावर -0.35। यहाँ पे L जो है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल है मीटर के अंदर, S स्लोप है कैचमेंट का, और इससे जो TC का आंसर आएगा यानी कंसंट्रेशन ऑफ टाइम आएगी, वो क्या आएगी, मिनट्स के अंदर आएगी। तो हमसे ये पूछा गया है टाइम किस यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनट्स। हमसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेवल को किस यूनिट के अंदर लिया जाता है इस एम्पेरिकल इक्वेशन में, तो हमारा आंसर होता है मीटर। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और इनकी यूनिट भी ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एन अनकन्फाइंड एक्विफर ऑफ पोरोसिटी दे रखा है आपको 23% यानी 0.23, कंडक्टिविटी यानी आपको K दे रखा है, परमेबिलिटी वो 25 मीटर पर आवर दे रखा है, स्पेसिफिक रिटेंशन SR वो 0.14 दे रखा है। स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक यील्ड में डिफरेंस होता है कि जब हम कन्फाइंड या अनकन्फाइंड एक्विफर की बात करते हैं, तो जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर जो वाटर जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड, और जो वाटर रिटेन रह जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिटेंशन। इसीलिए स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन का जो सम होता है SY प्लस SN दैट इज इक्वल टू पोरोसिटी N। ठीक है ना, SY प्लस SR। ओके,
इफ द वाटर टेबल फॉल्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्विफर बाय 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर वाटर टेबल गिर गई क्योंकि हमने यहां से स्पेसिफिक यील्ड निकाल लिया और स्पेसिफिक रिटेंशन वहां पे एक सर्टेन 0.14 रह चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज वुड बी, कितना पानी का लॉस हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक यील्ड, राइट, इनटू ड्रॉप इन वाटर टेबल। तो 72 इंटू 10⁻⁶ तो आपका एरिया दे रखा है, अगर मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो जो मैंने आपको बता रखा है कि स्पेसिफिक यील्ड कितना होगा, जो भी पोरोसिटी है माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन, और पोरोसिटी कितनी दे रखी है 0.23 माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन यानी 0.14, तो 0.23 माइनस 0.14 यहां लिख दिया। ड्रॉप इन वाटर टेबल कितना हो जाएगा 0.21, तो इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो 136.08 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब, तो आंसर बन गया ऑप्शन ए, राइट। तो आसान है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो वैल्यू दे रखी है वो स्पेसिफिक रिटेंशन की दे रखी है, उससे हमको स्पेसिफिक यील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। A flood series have a mean of 375 meter cube per second and standard deviation of 100 meter cube per second. Okay, xt की वैल्यू और x बार की वैल्यू दे रखी है। The magnitude of 50 years flood using Gumbel's and Chow's method would be वैल्यू ऑफ रिड्यूस वेरिएट y50 इक्वल टू 3.90 दे रखा है। तो हमको गंबल्स की इक्वेशन यूज करनी है। गंबल्स एंड चाउ की इक्वेशन क्या है, xt इक्वल टू एक्स बार प्लस kt सिग्मा एन। यहाँ पे एक्स बार की जो वैल्यू डायरेक्टली 375 दे रखी है, सिग्मा एन की 100 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखी है, kt की वैल्यू निकालनी है। तो kt इक्वल टू होता है yt माइनस yn बार अपॉन sn। यहाँ पे जो 50 इयर्स का फ्लड है यानी जो रिटर्न पीरियड है 50 है, तो यहाँ पे जो yt है दैट इज इक्वल टू y50 और y50 की डायरेक्ट वैल्यू 3.9 दे रखी है। अब जो yn बार और sn है, ये yn बार और sn इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जबकि हम इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं या n सीरीज की बात करते हैं, तो गंबल एंड चाउ के अकॉर्डिंग yn बार की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 0.577 होती है और sn की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 1.2825 होती है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी। तो kt की वैल्यू आ गई, kt की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी 375 प्लस 2.591 इंटू 100, तो 634.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 14 हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एक्चुअली गंबल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बड़े बनते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में, कम कैलकुलेशन के स्मॉल वैल्यूज वाले क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आप इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इग्नोर करके नहीं जा सकते। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। द रेनफॉल ऑन 3 सक्सेसिव 4 आवर पीरियड, यानी 3 सक्सेसिव 4 आवर पीरियड का मतलब हो गया 0 से 4 घंटे, 4 से 8 घंटे और 8 से 12 घंटे। इसमें रेनफॉल दे रखा है 1.5, 5, 3.5। If the surface runoff resulting from this storm is 2.5 सेंटीमीटर, then phi इंडेक्स कितना होगा? इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, डेटा को हमने ऐसे डाल लिया, टाइम ड्यूरेशन, रेनफॉल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेशन आ गया। टोटल, अब जब फाई इंडेक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन टी। टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो गया 1.5 प्लस 5 प्लस 3.5, तीनों को ऐड कर दिया। जो रन ऑफ है वो कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 12, तो 0.625 सेंटीमीटर पर आवर आपके पास फाई इंडेक्स आ गया, यानी ऑप्शन ए। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जब हम 4 घंटे के गैप की बात करते हैं तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 4 से करूं तो ये मेरे पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 0.625 सेंटीमीटर का फाई इंडेक्स है वो मिनिमम कितना उसके लिए प्रेसिपिटेशन चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर के प्रेसिपिटेशन से कम प्रेसिपिटेशन अगर है तो जो हमको रिक्वायर्ड रन ऑफ है 2.5 सेंटीमीटर का वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इन जनरल अगर मैं ये बोलूं कि 1.5 सेंटीमीटर का आपके पास प्रेसिपिटेशन आ रहा है और उससे 2.5 सेंटीमीटर का रन ऑफ जनरेट हो रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता ना। आप ये बोल रहे कि 1.5 सेंटीमीटर पानी आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर रन ऑफ में जा रहा है। मैक्सिमम जो रन ऑफ में जा सकता है वो 1.5 सेंटीमीटर ही जा सकता है। इसलिए जो 1.5 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है वो वैल्यू इस रन ऑफ को जनरेट करने के काम ही नहीं आएगी, इसलिए इस वैल्यू को माइनस कर देना चाहिए। ठीक है,
तो हमने निकाला, इसलिए 5 इंडेक्स क्या हो जाएगा 5 प्लस 3.5 जो दो वैल्यूज बची माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 8 क्यों किया? क्योंकि ये वाला जो पहला टाइम ड्यूरेशन है ये तो इनवैलिड हो गया, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन 12 में से 4 घंटे चले गए तो 8 बचा, तो करेक्ट आंसर आ गया 0.875 सेंटीमीटर पर आवर, यानी डी ऑप्शन। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको एग्जाम में कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो 3 है वो खत्म हो गया है। यहाँ पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं से भी। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहा हूं कि जो हाइड्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसका मैं एक बार आपको ब्रीफ आप किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरी राय में सुब्रमण्यम काफी अच्छी बुक है जो टाटा मैक्रो की आती है बुक। ठीक है, बाकी आप जो भी बुक यूज करना चाहे कर लीजिए, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें, इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो है हाइड्रोलॉजी का साइकिल एंड लॉसेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ की बात करनी है, देन फ्लड एंड फ्लड राउटिंग और वेल एंड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ये 4 टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे आपके जीपीएससी के किसी भी तरह के एग्जाम में। ओके, चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन या वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग की, जो कि वीडियो 4 होगा। ओके।